साल 1992 में अजमेर में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को दहलाने का काम किया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था उन दिनों जब इस घटना को एक्सपोज किया गया था। अखबार दैनिक नवज्योति में इसको जब छापा गया था। आज तक अगर हम बात करें तो इस घटना को लेकर के कई सारी पिक्चरें बन चुकी हैं, वेब सीरीज़ बन चुकी है, बहुत सारी चीज़ें इन सब को लेकर हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। लेकिन अभी भी जो कानून है वो पूरी तरीके से इंसाफ नहीं कर पाया इस घटना के जो भी पीड़िता रही उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ अजमेर रेप स्कैंडल की। अजमेर रेप स्कैंडल की आज हम पूरी कहानी बयां करने वाला हूँ मैं आप सबके साथ। क्या कैसे हुआ था अजमेर की उन 250 लड़कियों के साथ और किस तरीके से जो चिश्ती परिवार थे, चिश्ती परिवार के कुछ लोग, कुछ कह सकते हैं बैड एलिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे लड़कियों के साथ अभद्र चीज़ें की और उसके बाद उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस को इस तरीके से वायरल किया कि उन दिनों अजमेर के अंदर हर घर में सिर्फ यही डर था कि कहीं ना कहीं हमारी लड़की के भी साथ कहीं गलत तो नहीं हुआ। मतलब एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये बन कर के उभरा था और अंत में जाकर के जब सब चीज़ों को मुआयना किया गया, सब चीज़ों का पता लगाया गया तो पता चला कि ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। Gang rape, sex and blackmail scandal, and now 32 years. घटना की शुरुआत होती है साल 1991 के अंत और 1992 की शुरुआत से। तकरीबन 1991 ख़त्म होने वाला था, 92 की शुरुआत होने वाली थी। तो उन दिनों सूफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही थी। मतलब कि वहाँ से कुछ लड़कियाँ सुसाइड कर रही थी। तकरीबन 6 लड़कियों ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स को कुछ चीज़ें पता चली थी कि नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और फारूक चिश्ती, ये तीनों उस कॉलेज के कुछ लड़कियों के साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं उनके साथ और उसके बाद उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें ऑफिशियल्स के पास आई थी। अब थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और फारूक चिश्ती के बारे में। ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत परिवार से आते हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। आपने अजमेर के अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। काफ़ी पाक भूमि मानी जाती है। वहाँ पे जितने भी धर्म के लोग हैं सब जाते हैं, अपनी मन्नतों को, अपनी मुरादों को मांगते हैं। तो जो दरगाह है अजमेर शरीफ की, उसकी जो देख रेख करते हैं जो खादिम परिवार होते हैं, उनको खादिम कहा जाता है। तो खादिम लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो दायित्व देखते हैं पूरा का पूरा अजमेर शरीफ दरगाह के। तो जो चिश्ती परिवार है वो कहीं ना कहीं उन्हीं खादिमों में आते हैं और उनका कहीं ना कहीं अजमेर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रसूख होता है, काफ़ी ज़्यादा उनका वट होता है। तो फारूक चिश्ती उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और सेम चीज़ अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती के साथ भी था। वो भी यूथ कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और उनके बैकग्राउंड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम करती थी और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती थी। तो उन दिनों चिश्तियों को, इन तीनों चिश्तियों को ऐसा लगता था कि भाई इनके ऊपर कोई भी नहीं है, ये सबसे सुप्रीम है और एक तरीके से ये सबको दबा करके रखा चाहते थे। उस समय सूफिया गर्ल्स कॉलेज, जो वहाँ पे एक कॉलेज है, उसकी लड़कियों को इन तीनों ने एक एक करके किडनैप करना शुरू किया। सबसे पहले एक दिन एक लड़की को उन्होंने वहाँ से उठाया। सबसे पहले मतलब क्या करते थे ये लोग, मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। उस गर्ल्स कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ी करते थे। जब छुट्टी का समय होता था तो एक लड़की को ये लोग पहले पिक करते थे कि हाँ भाई इसको हमें निशाना बनाना है और उसके बाद उसको फॉलो करते थे और उसको रास्ते में से उठा लिया करते थे। उसके बाद अपने किसी अड्डे पर लेकर जाते थे और ये तीनों मेन अक्यूज्ड, साथ में इनके गुर्गे होते थे, बाकी के लोग होते थे और ये सब मिल करके उसके साथ पहले रेप करते थे और इसी दौरान उसकी न्यूड्स, फोटोज़, वीडियोज़ बनाई जाती थी। और उन दिनों क्योंकि इतने ज़्यादा हाईटेक चीज़ें नहीं हुई थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, कैमरा वगैरह उतने हाईटेक नहीं होते थे, तो उस समय फ़ोटोज़ को डेवलप कराने के लिए उनका नेगेटिव डेवलप कराना पड़ता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो स्टूडियो में ही जाके होता था और अच्छे खासे फ़ोटो स्टूडियो में ये चीज़ें हो सकती थी। तो वहाँ पे ये लोग पहले उनकी फ़ोटोज़ को क्लिक करते, फिर उसके बाद उसको डेवलप कराने के लिए एक स्टूडियो में दी जाती और वो स्टूडियो इन्हीं के जान पहचान के किसी शख्स का था। तो वो इनका नेगेटिव डेवलप करके इनको फ़ोटोज़ ला करके देता और उन्हीं फ़ोटोज़ से ये फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करते और उनको ब्लैकमेल करके ये कहा जाता कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो सबसे पहले ये जो तुम्हारी तस्वीर है इसको वायरल कर दिया जाएगा, सर्कुलेट कर दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को दिखा दिया जाएगा।
दूसरी चीज़, अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अपने किसी साथी को, अपने किसी दोस्त को अपने साथ लाना पड़ेगा। तुम उसे कुछ भी बोल के लाओ, झूठ बोल के लाओ, सच बोल के लाओ। अब इन सब को लेकर के लड़कियां डर जाती थी। वो अगले दिन अपने साथ अपने किसी दोस्त को, सहेली को, किसी को भी अपने साथ वो लेकर के आती। उनको पता होता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब अगले दिन जब वो किसी और लड़की को लेकर के आती, उसके साथ भी यही चीज़ें होती। ये तीनों लोग और साथ में जो भी लोग होते थे उनके साथ यही हश्र करते, यही रेप की वारदात, फिर वही फ़ोटोज़ क्लिक करना, फिर उन्हीं फ़ोटोज़ का नेगेटिव डेवलप करना और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना। इस तरीके से सूफिया गर्ल्स कॉलेज की एक एक करके तकरीबन 250 लड़कियों के साथ इन लोगों ने पहले बलात्कार किया और उसके बाद इनकी फ़ोटोज़ के नेगेटिव डेवलप कर करके इन लोगों को ब्लैकमेल करने का काम शुरू किया। ये मैं बात बता रहा हूँ 1991 और 92 के आसपास की, 92 के फर्स्ट हाफ की और 91 के सेकंड हाफ की ये सब चीज़ें चल रही थी। और अजमेर के अंदर इन सब चीज़ों का किसी को कोई भी भनक अभी तक तो नहीं था। अब इसी बीच एक चीज़ और शुरू हो जाती है कि सूफिया गर्ल्स कॉलेज की कुछ लड़कियां सुसाइड करना शुरू कर देती हैं, आत्महत्या करना शुरू कर देती है। चूँकि बहुत सारी लड़कियां थी, तकरीबन 250 लड़कियों के साथ सोचिए इन जल्लादों ने, इन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बदतमीज़ी की, ज़बरदस्ती की। तो इनमें से कुछ लड़कियां हार गई खुद से कि भाई अगर कल को जा कर के हमारे माता पिता को ये चीज़ पता चलेगी तो किस शर्मनाक तरीके से उनकी इज्जत गिरेगी, समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सब सोच करके उन्होंने अपनी जान खुद से ही लेना सही समझा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसी तरीके से तकरीबन 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये चीज़ थोड़ा सा उस समय नॉर्मल तो नहीं था, क्योंकि एक ही कॉलेज की, एक ही स्कूल की 6 लड़कियों का इस तरीके से आत्महत्या कर लेना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को परत दर परत खोलने की कोशिश की जाने लगी। तो मई का समय था 1992 में और वहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसे ही लड़कियों की वायरल होना शुरू हो चुकी थी। अब हुआ ये था कि जो फ़ोटो लैब वाला था वो तो ज़रूर जानने वाला था फ़ारूक चिश्ती का, लेकिन उसके यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो तो भरोसे के नहीं थे। वो तो काम करते, उनको उसके बदले पैसे मिलते थे, लेकिन इन्हीं बीच में उनके जो नीयत थी वो गड़बड़ा गई थी। जो वहाँ पे लोग काम करते थे वो उस फ़ोटोज़ का, जो फ़ोटोज़ उनके पास डेवलप कराने के लिए आते थे, नेगेटिव डेवलप कराने के लिए, उनका वो नेगेटिव डेवलप कर देते। मान लीजिए 100 फ़ोटोज़ अगर निकालनी है तो उसमें से 10, 12, 15 फ़ोटोज़ ही अलग से निकाल करके साइड रख लेते थे। अब इन फ़ोटोज़ को या तो वो बाज़ार में बेच देते थे या फिर इन फ़ोटोज़ को दिखा करके वो उन्हीं लड़कियों के साथ अपने लेवल पर बलात्कार करते थे। मतलब अब ये चीज़ें पहले तो बड़े स्केल पर हो रही थी और अब जब वो फ़ोटोज़ लीक होना शुरू हो गई थी तो जिस जिसके पास वो फ़ोटो पहुंच रही थी वो शख्स उस लड़की को पहले खोजता और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता कि भाई मैं ये तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे परिवार को दिखा दूंगा, तुम्हारे घर पर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर तुमने मेरे साथ मेरे मन की चीज़ें नहीं की तो। अब ये और भी ज़्यादा विभत्स हो गया था, ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। चीज़ें बहुत ही अलग रूप उस समय अख्तियार कर रही थी और यही वजह थी कि अजमेर में जो लड़कियां थी सूफिया गर्ल्स कॉलेज की, वो सुसाइड करने पर आमादा हो गई थी। अब उन दिनों नवज्योति अखबार था, दैनिक नवज्योति करके, उसके 2 रिपोर्टर एक दिन मार्केट में टहल रहे थे। मार्केट में उनको पता चली थी कि कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो बिक रही हैं। अब फ़ोटोज़ को देखने के लिए वो भी पहुँचे कि भाई ऐसी कौन सी फ़ोटोज़ है जिसकी इतनी डिमांड है और इतनी प्राइस है। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ न्यूड फ़ोटोज़ वहाँ पे बिक रही हैं जो कि लोग छुप छुपा कर बेच रहे हैं और जिसके बदले बहुत ज़्यादा पैसे वो ले रहे हैं। तो उन्होंने पहले उन फ़ोटोज़ को ख़रीदा और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो भाई उनके भी होश उड़ गए थे। जब दैनिक नवज्योति के जो एडिटर हैं उनको ये चीज़ पता चली तो कोई भी उस समय खैर धीरे धीरे करके अंदरूनी तरीके से सबको ये चीज़ पता थी कि हाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस समय अजमेर के अंदर, लेकिन कोई भी इसको पब्लिकली बोलने को तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई सिस्टम का हिस्सा था। पुलिस वाले को ये डर था कि अगर भाई चिश्ती परिवार के ऊपर हाथ डाला तो बहुत पावरफुल परिवार है, उन्हीं के ऊपर आँच आ सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन दैनिक नवज्योति की जो एडिटर है उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सोची और एक दिन उन्होंने इन सब चीज़ों को पब्लिश कर दिया। किसके अंदर? अखबार के अंदर। मई 1992 अजमेर के अंदर अब फाइनली भूचाल आ चुका था। अजमेर में
हर किसी को अब ये चीज़ पता चल चुकी थी कि पिछले 1.5-2 सालों से लगातार सूफिया गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों के साथ रेप की वारदात हो रही है। और इसको कर कौन रहा है? चिश्ती परिवार। चिश्ती परिवार, वही खादिम परिवार, और वही खादिम परिवार जो कि अजमेर शरीफ दरगाह की रखवाली करते हैं, देखरेख करते हैं और उसको अपनी सेवा देते हैं। वैसे जो खादिम परिवार है उनकी बहुत ज़्यादा रसूख है, उनका बहुत ज़्यादा वट है अजमेर के अंदर। और इन सब को लेकर के उस दौर में राजनीतिकरण भी शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस के थे जितने भी आरोपी थे तो भाजपा वाले इसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। हिंदू और मुस्लिम का भी एंगल दिया जाने लगा, क्योंकि जो तीनों मेन आरोपी थे इसके अंदर वो कहीं ना कहीं मुस्लिम थे। तो जितने भी हिंदू वर्ग के लोग थे वो आवाज़ उठाने लगे कि भाई इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तकरीबन 3 दिन तक लगातार अजमेर बंद रहा था। लगातार 3 दिन तक अजमेर को आग के हवाले कर दिया गया था। बहुत ही खतरनाक उस समय अजमेर का माहौल बना गया था। अब इन सब को लेकर के उस समय सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हुआ, हल्का सा एक्टिव हुआ हम कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को काबू में पाया गया और अब शुरू हुई कवायद इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने की। सबसे पहले तो जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी पीड़िताएं थी, उन सभी से ये चीज़ कही गई, उन सभी से अपील किया गया कि भाई आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं आप आगे आएँ और इन सब चीज़ों को खुलकर बताएं। लेकिन चूंकि ये घटना इतनी बड़ी थी, कोई भी लड़की सामने आना नहीं चाहती थी। अगर कोई सामने आती, वो खुद से ये कहती कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, हाँ मेरे साथ बलात्कार जैसी वारदात हुई है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि पर एक गलत असर डालती और उनके परिवार वालों की भी इससे बदनामी होती। और इन्हीं सब के डर से अधिकतर तकरीबन 250 लड़कियों का मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, जब अंत में जाकर के रिपोर्ट लिखाने की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 30 लड़कियां आगे आईं। और उनमें से भी जब बयान दर्ज कराने की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 12 लड़कियां, 18 ने नाम और पीछे ले लिए थे। और जब अंत में कोर्ट में जाने की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां। सोचिए, टोटल 250 लड़कियां, जिसमें से 6 ने सुसाइड कर लिया। और जब सामने आने के लिए आह्वान किया गया तो 30 लड़कियां सामने आई। बयान दर्ज कराने के लिए सिर्फ 12 और आगे केस लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाला गया था उन आरोपियों के द्वारा, उन आरोपियों के परिवारों के द्वारा, ताकि वो स्ट्रांगली अपने चीज़ों को ना रख सके और उनके खिलाफ ज़्यादा प्रेशर ना बना सके। और इसी वजह से उनको पहले ही तोड़ा गया था। उन सभी पीड़िताओं को कहा गया था कि अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो तुम्हारे परिवार के साथ ये होगा, वो होगा, मतलब अलग अलग तरीके से धमकियाँ दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी 2 लड़कियाँ जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन दिनों अजमेर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तकरीबन 18 लोगों के खिलाफ सबसे पहले चार्जशीट बनाई गई थी, 18 लोगों का नाम निकाला गया था। और ये आखिर देखा कैसे गया था, कैसे आइडेंटिफाई किया गया था उन लोगों को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, जो फ़ोटोज़ बेची गई थी, जिनको नेगेटिव बनाया गया था, उन सभी फ़ोटोज़ को पहले इकट्ठा किया गया था और उसके अंदर सभी की शक्लें मिलाई गई थी। उसके बाद उन सभी को टारगेट कर करके एक एक करके सबको पकड़ा गया था और अंत में जाकर के उन सभी के खिलाफ कह सकते हैं कि धाराएं लगाई गई थी। जब सबको कोर्ट में लेकर जाया गया था तो 18 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को सज़ा हुई, 6 को उम्र कैद की सज़ा हुई। और जिसमें से 3 ने तो खुदकुशी ही कर ली थी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनको कि भाई सज़ा हुई थी प्रॉपर। इसमें से एक फारूक चिश्ती, जो कि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और सबसे मेन आरोपी था, उसने खुद को मेंटली रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी कि खुद को उसने पागल घोषित करवा दिया था, जिसकी वजह से उसको ऑलरेडी वैसे ही छोड़ दिया गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजाइज तरीके से, बहुत ज़्यादा साजिशन तरीके से इन सब चीज़ों को उन दिनों अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से आप मूवीज़ के अंदर चीज़ों को देखते हैं, कैसे एक हकीकत में एक मजबूत परिवार, एक मजबूत इंसान, मजबूत शख्स कैसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लड़कियों के साथ गलत करता रहा, लगातार गलत करता रहा, और किस तरीके से अंत में जाकर के उसने जुडिशल सिस्टम के साथ भी इस तरीके की चीज़ें खेली कि अंत में इंसाफ महज एक मजाक बन के रह गया। सोचिए, अगर 3 एक्यूज्ड को, सिर्फ और सिर्फ 6 एक्यूज्ड को वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी 250 लड़कियों के साथ रेप करने के जुर्म में, तो ये कितनी बड़ी एक टाइप से विडम्बना ही है कि कितना मजाक है ये उन सभी 250 लड़कियों के साथ जिनके साथ गलत हुआ था। अब अजमेर के अंदर इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। उन दिनों अजमेर में कोई भी, सबसे पहले तो लड़का वाला अगर होता था तो वहाँ पे कोई शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यही डर था कि जिस लड़की से कहीं हम शादी कर रहे हैं वो कहीं सूफिया गर्ल्स कॉलेज की तो नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ पता की जाती थी कि
क्या उस गर्ल्स कॉलेज की कोई लड़की है तो नहीं। अगर कोई लड़की होती थी तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड निकाला जाता था, सबसे पहले उसकी तस्वीर को लेकर के जाया जाता था। उन दिनों जो पेरेंट्स हुआ करते थे, माता पिता, वो अपनी ही बेटी की तस्वीर को लेकर के न्यूज़पेपर एजेंसी में जाया करते थे कि साहब हमारी बेटी की तस्वीर देखिए और ये उन लड़कियों के साथ इस तस्वीर को मिला करके देखिए कि कहीं मेरी बेटी की तस्वीर भी तो उन तस्वीरों में शामिल नहीं है। मतलब इस तरीके का खौफ था उन दिनों अजमेर के अंदर। तकरीबन 250 लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें हुई थी और ये इसी के साथ बनता है इतिहास का सबसे बड़ा एक टाइप से रेप स्कैंडल। आज तक ना कभी ऐसी घटना हुई है और ना ऐसी घटना कभी हो जिस तरीके की ये चीज़ें हुई, और जिस तरीके से इंसाफ हुआ ऐसा इंसाफ भी कभी भी किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन जितनी भी पीड़िताएं हैं उनके साथ एक मजाक बन करके ही रह गया है। खैर ये जो भी चीज़ें रही इन सब को लेकर के आपके क्या व्यूज़ है आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी ऐसी इंसिडेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दें मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।